आदाब, बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में हुई चूक मामले पर लगातार सियासत गरमाई हुई है। इस मसले पर पार्लियामेंट में हंगामे के बाद अपोजिशन के 146 एमपीज को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद अपोजिशन पार्टियां इस मसले पर मुसलसल एहतजाज कर रही हैं। इसी कड़ी में आज इंडिया अलायंस के लीडर्स दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे और मरकजी हुकूमत पर जमकर बरसे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने 146 रुकन पार्लियामेंट के सस्पेंशन को करोड़ों लोगों की तौहीन बताया। हालांकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपोजिशन के हंगामे को पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में सेंध लगाने वाले लड़कों से भी ज्यादा खराब बता चुके हैं। बहरहाल आज बेबाक मुंसिफ में हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस मसले का हल क्या है, अपोजिशन और हुकूमत के बीच जो ये टकराव है ये कब तक। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए कई मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एक एक कर मैं सबका तारुफ करा दूं। हमारे साथ हैं प्रियंका पासवान, जो कांग्रेस की तर्जुमानी करेंगी। आपका इस्तकबाल करते हैं मैम। इनके अलावा हमारे साथ हैं ऋषभ तिवारी साहब, बीजेपी के तर्जुमान हैं आप, और ये बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। साथ ही कलीमुल हफीज साहब हैं, आप कन्वीनर हैं इंडियन माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम के, आपका भी इस्तकबाल है। और इन सब के अलावा हमारे साथ हैं सौरभ दुबे साहब, आप सियासी तज्जिया निगार हैं, यानी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सबका इस्तकबाल करता हूं। बीजेपी तर्जुमान है ऋषभ तिवारी जी, आप बताइए क्या कुछ लग रहा है साहब, ये जो हंगामा है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा था कि जिस वक्त सस्पेंशन हुआ पार्लियामेंट से ये हंगामा रुक जाएगा, अगर संसद से सड़क तक बात पहुंच चुकी है, पूरे मामले पर जो है पहला रिएक्शन क्या है आपका? मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी। देखिए, सबसे विषय ये है, जिस संसद में विषय को लेकर ये माहौल बनाया जा रहा है, तो सवाल खड़ा किया जा रहा है जी, किसी भी विपक्ष के सांसद ने एक बार ये नहीं कहा कि उन लड़कों ने जो घुसा था वो गलत किया है। वो अभी भी सवाल क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे। अरे भैया, अगर आप देश चल रही सत्ता, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप गोली लेकर रोड पर निकल जाए। जहां तक सिक्योरिटी का बात है, ओम बिरला जी ने अपने स्टैंड पर क्लियर कहा है और उसमें वो कहीं से कोई दो राय नहीं है, समझौता की तो सवाल ही नहीं हो सकती। लेकिन एक विपक्ष में रहने का क्या अर्थ कि केवल हंगामा क्रिएट कर, जनप्रतिनिधि के तौर पर आप लोगों ने भेजा है, इसका कतई मतलब नहीं कि वहां पे क्या और किस तरह का मिमिक्री आ रहे हैं। कोई इंसान अगर उसका कुछ अलग बनावट मजाक कर रहे हैं, करेंगे रंग से, करेंगे स्ट्रक्चर से, आप उसके बॉडी लैंग्वेज उसका मजाक बना रहे थे। तो एक सच है जो तो मजाक बना रहे हैं, आप पेश कर रहे हैं, संविधान पे सवाल कर, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल करेंगे आप, ईवीएम करेंगे आप, और बोलेंगे लोगों को इतना बेवकूफ। ये वही लोग हैं अभी 3 स्टेट नहीं सुधरेंगे, नहीं रहेंगे, जीत आ जाए पक्ष की भूमिका तो जरूर। कलीमुल हफीज साहब, क्या कुछ कहेंगे? क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 10-15 दिन से जो है वो हंगामा जो है वो बरपा हुआ है पार्लियामेंट में, वो हंगामा थमा नहीं, और वो अब पार्लियामेंट भी खत्म हो चुकी है, जो मतलब सेशन था विंटर सेशन, वो भी अनिश्चित काल तक के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये हंगामा बढ़ता ही जा रहा है, अपोजिशन पार्टीज चाहती क्या है? हालांकि जो उनकी डिमांड थी वो जायज डिमांड थी, कोई बहुत गलत बात उन्होंने नहीं कही थी। वो चाह रहे थे कि होम मिनिस्टर जो है वो बयान दे पार्लियामेंट में, मगर होम मिनिस्टर का बयान आया तो किसी टीवी चैनल के प्रोग्राम में आया। आपको लगता क्या है, ये जो टकराव है, ये जो हंगामा है, ये आखिर कब तक चलने वाला है और असल मकसद क्या है अपोजिशन पार्टीज का? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है सदन को चलाना। सरकार अपनी अहंकार में और इतनी ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो 150 सांसद को सस्पेंड करने के बाद भी उस मुद्दे को मुद्दा बनना नहीं देना चाहती। हाँ, इसलिए उसने उस पर डाइवर्ट टैक्टिक के थ्रू वो उपराष्ट्रपति का अपमान, जाट का अपमान, और उसके बाद इसको लेके बाकायदा प्रदर्शन, यानी ये एक ऐसी बात है कि जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो सरकार अपना संसद नहीं चला पा रही, जब संसद में अगर अपोजिशन का काम है डिमांड, अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि जो भी ज्वलंत मुद्दा आता है, बर्निंग इशू आता है, खास तौर से अगर कोई किसी ने पार्लियामेंट में अटैक कर दिया, इससे ज्यादा और क्या बर्निंग इशू हो सकता है। इस बर्निंग इशू पर अपोजिशन की डिमांड ये थी कि होम मिनिस्टर आए और यहाँ बयान दें
लेकिन होम मिनिस्टर टीवी चैनल पर जाकर बयान देते हैं, यहाँ नहीं देते, क्योंकि इस सरकार ने तो एक ट्रेंड सेट किया है कि वो अपोजिशन की डिमांड के आगे कुछ भी नहीं मानेंगे। मैं एक और आपको वाकया सुनाना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और हरण पांड्या उनके गृह मंत्री थे, उनका मर्डर हुआ, तो उस मर्डर पर अपोजिशन ने बाकायदा इनसे डिमांड की कि आप बयान दीजिए कि आपकी सरकार का होम मिनिस्टर का मर्डर हुआ। तो पता है क्या किया था? उस डिमांड के बदले नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी अपोजिशन को सस्पेंड कर दिया था और बहस नहीं हुई। तो ये नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी ये हाल था। आज ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, आज इनकी पूरे देश के लिए जिम्मेदारी है। जब संसद पे ही हमला हो गया, इससे बड़ा हमला तो हो नहीं सकता किसी भी देश, किसी भी लोकतांत्रिक देश में। अगर इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं आप, और जो डिमांड कर रहा है उसको आप जो है सस्पेंड कर रहे हैं, तो एक तरह से आप लोगों को सस्पेंड, मैं समझता हूँ कि इसका आखिर जो है वो होगा तो चुनाव में ही जाकर। क्योंकि इस तरह से मोदी सरकार फैसला तो बिल्कुल जमहूरियत में फैसला आखिरकार जो है वो आवाम ही करती है कि उसको कौन सी बात, किस पार्टी की कौन सी बात अच्छी लग रही है, कौन सी अदा अच्छी लग रही है, कौन सा मुद्दा उसको बाहर आए। जाहिर तौर पर यह बात बिल्कुल सही है और 2024 के जो आम इंतखाबात होने वो ज्यादा दूर नहीं है। शायद उसी को जहन में रख करके तमाम तैयारियां हो रही हैं सभी पार्टीज की, चाहे वो जो रूलिंग पार्टी है उसकी बात हम करें, चाहे अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी। सौरभ दुबे जी, आप बताइए, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आपकी समझ में क्या आता है ये जो अपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट ये जो चल रहा है अभी, ये सीधे तौर पर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के तौर पर जहन में क्या आता है? क्या 2024 ही मकसद है या फिर कुछ और कहानी पक रही है, कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ और चल रहा है? देखिए, आप जिस नजरिए से देखना चाहते हैं नजरिया जो है, क्योंकि देखिए चुनाव तो नजदीक है, लोकसभा के 2024 को है। अब अगर कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास हर पार्टी करेगी। इस प्रकार संसद के अंदर एक मुद्दा उठा, जिस प्रकार से लोग दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी संसद के अंदर, और उसके बाद जो है उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था उससे राजनीति होना। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों ने संसद के अंदर जो है पोडियम पे चढ़ना, कागज फाड़ के फेंकना, इस तरह की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, और उसके बाद एक मिमिक्री की गई जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और साथ ही साथ देश के राष्ट्रपति हैं। अब आप समझिए कि संवैधानिक पोस्ट पे नहीं है, वो सर्वोच्च संवैधानिक पोस्ट पे है। इतने शालीन व्यक्ति हैं, वो बार बार मना करते हैं संसद में आकर के कि आप लोग जो है मेरे बारे में बाहर संसद के किसी प्रकार से बयान मत दिया करिए। लेकिन उसके बावजूद जो है राहुल गांधी जी द्वारा अपरिपक्वता दिखाते हुए वीडियो बनाया गया। भले ही वो ये कह रहे हैं कि मैंने वीडियो को लीक नहीं किया, कहीं पे शेयर नहीं किया, लेकिन उनकी अपरिपक्वता जो है वो साफ साफ दिखाई दी जब उन्होंने उसको वीडियो को बनाना शुरू किया। कहने का मतलब ये था कि अगर आपको अमित शाह का बयान चाहिए तो आप उसकी मांग करते हैं सदन के अंदर शांति से। देखिए, गृह मंत्री जो है संवैधानिक पोस्ट पे है, जिम्मेदार व्यक्ति है। जब तक किसी घटना की संपूर्ण जांच नहीं हो जाती, कोई रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक वो कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो संसद के अंदर नहीं दे सकते। इस बात को विपक्ष को समझना चाहिए। 1974 की मैं एक घटना बताता हूँ, इसमें एक व्यक्ति गुप्ता नाम का जो है वो किसी प्रकार से कोई ऐसा सामान लेके संसद परिसर में घुस गया था। लेकिन उस समय सभी सांसदों ने मिलकर के तय किया था कि जो लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे उनकी बात को माना जाएगा। अब जब प्रहलाद जोशी ने इस बात को रखा, उस समय घटना का जिक्र करके कि आप लोकसभा अध्यक्ष जो है जवाब देंगे, संसद के अंदर की जो सुरक्षा कर्मी है, जो पुलिस है, वो लोकसभा अध्यक्ष के अंदर आती है और राज्यसभा। ठीक है। अच्छा सौरभ जी, मेरा एक सवाल आपसे है, और वो ये है कि आपको नहीं लगता कि अगर अपोजिशन वाकई जिद पर अड़ गई है, वो बार बार इस बात को कह रही है कि भाई होम मिनिस्टर आए और पार्लियामेंट में जो है वो बयान दें, बताएं कि क्या हुआ है असल में, तो अगर जिद पर एक तरफ अपोजिशन अड़ गई है तो आपको नहीं लगता जवाब नहीं देना भी एक तरीके से जिद ही है? वजीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर जो है वो भी जिद पर अड़े हुए थे, हुकूमत भी जिद पर अड़ी हुई थी कि नहीं, हम आपकी किसी डिमांड को नहीं मानेंगे, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। रही बात मिमिक्री की, मिमिक्री जो है हमारे वजीर आजम ने भी की है पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी की। यह बात सही है कि इस बार चेयर की हुई है, इस बार जो है राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है उनकी, चेयरमैन है उनकी हुई है, मगर वजीर आजम ने ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, उनकी भी मिमिक्री की थी। तो मिमिक्री जो है वो कोई इतना बड़ा मतलब गुनाह नहीं हो गया कि जिसकी वजह से इतने सारे एमपीज को, 146 एमपीज को जो है बारी बारी करके वो बाहर कर दिया गया पार्लियामेंट से।
देखिए, निश्चित रूप से ये तो हमें और आप सबको जी तय करना है जी कि मिमिक्री करना कितना बड़ा गुनाह है या नहीं जी है। जी अगर आप इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, अगर वो हाँ बंगाल में कहते हैं हाँ दीदी ओ दीदी, ये मिमिक्री नहीं है, वो दीदी करके उनको संबोधित किया। लेकिन संसद के अंदर अगर वो राहुल गांधी जी मोदी जी के बारे में कहते हैं या मोदी जी राहुल गांधी जी के बारे में हाँ कहते हैं, तो वो एक संसद सदस्य है। जो वहां पर राज्यसभा के चेयरमैन है, वो सरपंच होते हैं संवैधानिक पोस्ट पे। आप उनकी मिमिक्री नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, किसी पार्टी विशेष के नहीं होते, हाँ वो एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उसी का बिल्कुल सम्मान आपको करना ही पड़ेगा। हाँ तो ये बात एहतियात जो है, बरतनी चाहिए, बिल्कुल सही है, एहतियात बरतनी चाहिए थी। जी। हाँ और कलीमुल हफीज दूसरी बात साहब। ये हाँ जिस प्रकार से अभी आपने कहा जी वरिष्ठ पत्रकार है, जी आप एक बात बताइए, देश के गृह मंत्री बिना जांच पड़ताल के कोई बयान दे दे? अरे बयान जब तैयार होगा, जांच पड़ताल में निकल के आएगा क्या हुआ, घटनाक्रम क्या था। सौरभ जी, सौरभ जी, वही होम मिनिस्टर एक टीवी चैनल पर जाकर के उसके प्रोग्राम में जाकर के बयान देते हैं। तो बयान अगर हाउस के बाहर दिया जा सकता है तब भी तो वो जिम्मेदारी है ना, तब तो उनकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुई, तो पार्लियामेंट के अंदर भी दे सकते थे। ये सवाल मैंने इसलिए किया है। मैं आपको, आप जी वरिष्ठ पत्रकार है, संसद जी कवरेज की होगी आपने, आपको पता है संसद के अंदर अगर एक एक शब्द है वो रिकॉर्ड में जाता है। अगर जी किसी ने कोई गलत शब्द बोला तो इसको स्पंज किया जाता है। आप बाहर कुछ भी बोल सकते हैं, चैनल पे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सदन के अंदर आपको जो वास्तविक आंकड़े हैं, और चूंकि आप देश के गृह मंत्री हैं, तो आपको पूरी जिम्मेदारी के तहत बयान रखना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इसकी जो राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी, जिस प्रकार से अभी देखिए मुस्कुरा रहे हैं मिमिक्री बनाने के बाद, अभी चैनल पे जी बैठे हैं और मिमिक्री करके अपने ही देश के उपराष्ट्रपति। लेकिन क्या था, पहले जिस प्रकार से संसद चलती थी ना, अब हाँ वो नहीं चलेगी। पहले संस्कारों में कमी थी, अब सीधी सी बात है, संसद के नियम और कानून जो है 2014 के बाद से स्ट्रिक्टली लागू हुए हैं। पूरे देश के लोग, पूरी देश की जनता संसद को देखती है, अपने सांसद आचरण देखती है। आप जो संसद चुन करके आते हैं 1 करोड़ लोगों के बीच से, वो जनता की बात रखने के लिए आते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से मणिपुर के विषय पे इन्होंने प्रियंका जी, हंगामा किया, ठीक है, इस बार पार्लियामेंट सेशन में हंगामा किया, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और कलीमुल हफीज साहब, ये सवाल मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आप बताइए कि ये ठीक है, कई बार ऐसा लगता है हुकूमत को कि हम जीत गए, मगर उनकी जीत के बजाय अगर हम देखें जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं एक अहम मसला था, और बहुत सारे जो पुराने कानून थे उनको खत्म कर करके नए कानून लाए गए हैं, और बहुत सारे बिल पास हुए हैं। टेलीकॉम जो है नया बिल टेलीकम्युनिकेशन का भी आया है। आपको लगता है कि वो जो एक सार्थक बहस कर सकती थी अपोजिशन, वो उससे जो है वो चूक गई है, वो उससे जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से वो एक बड़ा खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, या फिर जो है उससे बड़ी चूक हुई है इसमें? नहीं, देखिए, ये सब सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जब वो आईपीसी जैसे बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही एसेंशियल मुद्दों पर वो सार्थक बहस कराए। जी, बहस कराने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि उसी के सरकार का विरोध करना है। हाँ बहस करने से बहुत सारे ऐसे पहलू सामने आते हैं जो जब जो लोग ड्राफ्ट करते हैं बिल को, उनके सामने वो नहीं आए हो, इसीलिए बहस के बाद फिर वो सिलेक्टिंग कमेटी को भेज के और उसको फिर वो अगर कोई तरमीम होती तो तरमीम कराई जाती। लेकिन इस सरकार का अजीब रवैया है, ये संसद की कोई इज्जत ही देना नहीं चाहते। वो ये समझते हैं कि अपोजिशन जो है कोई सरकार के दुश्मन है। अरे भाई, सरकार और अपोजिशन मिलके ही पूरी संसदीय प्रणाली या लोकतंत्र प्रणाली बनती है। वो अपोजिशन को भी भारत की देश की जनता ने ही चुन के भेजा है, वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका भी उतना ही वैल्यू है जितना सरकार की वैल्यू है। ठीक है, सरकार को गवर्नेंस का अधिकार है, लेकिन विपक्ष भी सरकार का हिस्सा है। अगर विपक्ष विहीन सरकार को कर देंगे संसद आप, तो फिर ये लोकतंत्र प्रणाली या संसदीय प्रणाली नहीं रहेगी, फिर डिक्टेटर हो जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगी, जो इस तरह से हो रही है। एक आपने एक और सवाल पूछा था, वो मोहतरमा से पूछा था, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, ये देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपनी तमाम एक्ट से अपनी मजाक बनवाने के लिए मजबूर किया है, वरना उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो उपराष्ट्रपति थे नायडू, या उससे पहले भैरव सिंह शेखावत साहब, क्या कभी उनका आचरण देखा आपने कि जो उनकी मजाक बनाई जाए या उनको इंसल्ट किया जाए? ये पहले एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति से पहले जब ये गवर्नर थे तो वहां पे ये पहले सरकार चला रहे थे।
वहां की जो मौजूदा चुनी हुई सरकार को ये रोजाना परेशान करने का इनका एक काम था। मगर कलीमुल हफीज साहब, मेरा एक सवाल है, देखिए ठीक है, वो हर किसी का काम करने का तौर तरीका अलग है, हर किसी की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, और पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर खुद जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह चुके हैं, जब उनकी कुछ वीडियोस जो है वायरल हुई थी, वज़ीर आज़म के सामने जो है वो हाथ जोड़ करके उनको सलाम कर रहे थे, वो उनका तौर तरीका है, राजस्थान से वो आते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि भाई ये मेरा तौर तरीका है, वो ठीक है, एक ऐसे ओहदे पर है जहां उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, मगर बड़े ही अदब और एहतराम के साथ उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया, और जो अपोजिशन पार्टीज के जो मेंबर पार्लियामेंट थे उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये मजाक मत बनाएं, क्योंकि उनका जो तौर तरीका है चलने का, जो चाल ढाल है, या जो लोगों का इस्तकबाल करने का, स्वागत करने का जो तरीका है, वो थोड़ा अलग है। तो क्या किसी की बॉडी लैंग्वेज से, किसी के बात करने के तौर तरीके से किसी को ये परमिशन मिल जाती है कि वो उसकी मिमिक्री करे, मजाक बनाए? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। नहीं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज हाँ या उनके बोलने का अंदाज जी, इससे इसका मिमिक्री का कोई रिलेशन नहीं। हाँ मिमिक्री का रिलेशन इस बात से है कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति को इम्पार्शियल होना चाहिए और एक गैर राजनीतिक होना चाहिए, हाँ वो पूरी राजनीति करते हैं। यहां तक के उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने अपने होम स्टेट राजस्थान को इतना विजिट किया कि वहां के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि आप राजनीति क्यों कर रहे हैं साहब, इतना क्यों आप बार बार क्यों आ रहे हैं? आप बिल्कुल कहा उन्होंने, बार बार क्यों आ रहे हैं। हाँ। इसी तरीके से जिस तरह का उनका आचरण है सदन में, जिस तरह से विपक्ष के लोगों को वो नारे लगाने पे सस्पेंड करते हैं, बीजेपी जब नारे लगाती है तो उसे सस्पेंड क्यों नहीं करते? हाँ जब वो मोदी जी के बारे में तमाम तरह के नारे लगते हैं वहां पे, जो पोजीशन लगाती है, जो हाँ। सरकार लगाती है, उनको क्यों नहीं सस्पेंड करते? बिल्कुल ठीक है। पे उनको सस्पेंड ऋषभ तिवारी जी एक बड़ा इल्जाम जो है वो बीजेपी के ऊपर ये लग रहा है। बिल्कुल ठीक है कलीमुल हफीज साहब, ऋषभ तिवारी जी, एक बड़ा इल्जाम ये लग रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल भी जो है पिछले दिनों हमने देखने को मिला कि बीएसपी के मेंबर पार्लियामेंट थे, उनको बीजेपी के एक मेंबर पार्लियामेंट ने किन किन अल्फाज से जो है वो नवाजा, क्या क्या कहा, मगर कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की गई, बल्कि पार्टी ने उन्हें एक जिम्मेदारी और दे दी और भेज दिया टोंक में कि भाई आप जो है वहां के ऑब्जर्वर हैं या जिम्मेदार हैं। तो ये जो है, आपको नहीं लगता कि ये जो अपोजिशन इल्जाम आपके ऊपर लगा रही है, कुछ तो बात है, तभी तो बात मतलब धुआं ऐसे नहीं उठ रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदस्य को नोटिस दिया गया तो उन्होंने खड़े होकर संसद में अध्यक्ष के सामने माफी मांगी, कहा मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, लेकिन इनके सांसद कहते हैं मैं झुकूंगा नहीं, मेरा नाम गांधी है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो ऐसे सांसद को माला नहीं पहनाएंगे, सदन से बाहर ही करेंगे। वो परिवार से चलने वाली पार्टी नहीं है, जी हजूरी नहीं चले। और दूसरी बात, जो आप कंपेयर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने सदन में ऐसे ऐसे कहा, तो भैया राहुल गांधी जी ने सदन में नौटंकी की थी, आंख मारा था, उनको उन्होंने बताया। तो कोई धनखड़ जी आंख नहीं मार रहे थे, वो बेचारे, उनका स्ट्रक्चर ऐसा है जिसका मटक बना रहे थे। तो इतना तो संवेदनशील दिख रही है में कि राहुल गांधी नौटंकी करेंगे, उस नौटंकी को नौटंकी कहा जाए, लेकिन धनखड़ जी ने नौटंकी नहीं की थी। वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, तो इतना अगर वो पढ़े ऐसा करते हैं, वो दुर्भाग्य की। बेशक विपक्ष की और सत्ता की दोनों की भूमिका है सरकार चलाने की। हम भी लंबे समय तक रहे, लेकिन हम भी कभी भी विपक्ष में रहते रहते देश को हमने कभी भी रहते रहते सत्ता विरोध के लिए सनातन को राक्षस नहीं, हमने कभी भी विरोध करके सनातन का HIV वायरस नहीं था। ये विपक्ष की भूमिका उन्होंने पेश की है। और एक इंपॉर्टेंट विषय मैं कहना चाहता हूँ, आप विरोध कीजिए, हम भी विपक्ष में थे, विरोध करते थे, लेकिन सत्ता के लिए इतनी बेचैनी हम इनके अंदर एक, क्योंकि सत्ता इनका अपोती जागीर समझते कि सत्ता इक्वल टू गांधी परिवार, सत्ता इक्वल टू कांग्रेस। ये कैसे कोई गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन जाएगा, कैसे लंबी पार्टी आज कोई और पार्टी के कर जाएगी। ये पीड़ा इनके अंदर है, पीड़ा बन चुकी है, और ये देश में उस पीड़ा को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो जनता कीटाणु को छिड़क कर ये मारेगी और ये वक्त की तरफ बनाए रखेगी। कलीमुल हफीज साहब,
जो बातें जो है सुनी हमने ऋषभ जी की, उससे एक बात जो है वो थोड़ा सामने आ रही है। वो ऐसा लग रहा है कि कई बार अपोजिशन जो है वो हुकूमत की खिलाफ वर्जी करते करते या प्राइम मिनिस्टर की मुखालफत करते करते वो ऐसा लगता है जो रूलिंग पार्टी है उसे कि वो इस मुल्क की भी जो है वो मुखालफत करने लगते हैं। तो क्या मतलब ऐसा है क्या, जहन में क्या होता है उस वक्त जब पॉलिटिकल पार्टीज जो है, अपोजिशन पार्टीज सड़क पर उतरती हैं? वो किसी मुद्दे को लेकर के उतरती हैं या फिर उनका मकसद जो है सिर्फ यही है कि वो प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से जो है वो दिखाएं कि ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं या जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ नहीं कर रही है? मतलब जो है वो असल दिमाग के अंदर अपोजिशन पार्टीज के होता क्या है उस वक्त? क्योंकि इनका ये कहना है, इनको ऐसा लगता है कि आप मोदी विरोधी होते होते देश विरोधी हो जाते हो, इतना आगे निकल जाते हो। देखिए, ये तो बीजेपी का कुतर्क है जी, और इन कुतर्कों में बीजेपी बहुत मास्टर है। बहरहाल अब जनता समझ चुकी है कि हाँ, अगर अपोजिशन अपनी कोई बात सदन में डिमांड करे तो सस्पेंशन, सदन के बाहर अगर वो कोई कुछ करे तब भी एफआईआर। अब उसके पास का एक ही चारा बचता है, वो चारा है उसको जनता के पास जाना। मैं समझता हूं कांग्रेस ने या अपोजिशन पार्टी ने ये जो कदम उठाया है जनता के साथ पास जाना, हाँ, और संसद से सड़क तक का जो उन्होंने जो अपना नारा दिया है या जो एक कदम उठाया है, ये हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। वरना सरकारें जो हैं वो अहंकार में बिल्कुल डिक्टेटर हो जाया करती। हाँ, मौजूदा सरकार पूरी तरह से डिक्टेटराना अंदाज में काम कर रही है। जब से ये 3 सूबे जीती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उसके बाद से तो रवैया बदल गया, आप ये कह रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज भी बदल गई है, रवैया बदल गया है। आसमान पे है उसका गुरूर, हाँ, और इसलिए उसका अहंकार है ये। हाँ, अदरवाइज संसद पे अगर हमला हुआ है तो संसद के हमले पे अगर गृह मंत्री संसद में जवाब नहीं देंगे तो टीवी पे जवाब देना गैर संसद की परंपरा है। ये संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद, जब संसद चल रही हो और मंत्री बाहर जाके बोले, ये भारतीय संसद की परंपरा कभी नहीं रही। जब संसद चलती है तमाम मंत्री, खासतौर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री हमेशा संसद में बयान देते हैं और अवॉइड करते हैं टीवी इंटरव्यूज को। लेकिन ये सरकार की उनका अपना तरीका है, ये समझते हैं कि जो भी हम करेंगे देश की जनता मान लेगी, इसलिए ये खुद कर रहे हैं। हाँ, और ऋषभ जी, ये एक जो है ये एक बात हमेशा सामने आती है और वो ये है, जैसे अभी कलीमुल हफीज साहब ने 2-3 बार इस बात का जिक्र किया है, ये एक तरीके से जो है अंदेशा जताया है कि डिक्टेटर, बल्कि अंदेशा नहीं, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। डिक्टेटरशिप जो है वो लगातार दिख रही है, ऐसा लगता है अपोजिशन पार्टीज को। तो भाई ये काम करने का तौर तरीका क्या है? आप 3 पॉलिटिकल मतलब अभी जो 3 मतलब सूबे जीते हैं, तो क्या ये उसका घमंड है या फिर ये क्या है, मतलब जो सर चढ़ करके बोल रहा है, जो अपोजिशन को लगातार ये बात कहनी पड़ रही है कि हुकूमत जो है वो डिक्टेटरशिप की तरफ काम कर रही है, डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है? देखिए, देश में अगर कभी डिक्टेटरशिप देखा है, तानाशाह देखा है, तो 1977 से बड़ा तानाशाह कुछ नहीं। अगर 1977 हम और आप बैठे रहते तो ये डिबेट भी नहीं करते का तानाशाह 75 का भविष्य कटघरे में खड़ा कर 4 साल कोठरी में बंद कर दिया गया। पत्रकारों का माइक तो होता भी नहीं था उस पर, उनके कैमरे तोड़ दिए जाते। इस तरह का तानाशाह डिक्टेटरशिप की बात। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि हमने कहीं तक नहीं लाया है, ना सत्ता ही लाई है। तानाशाह देश ने देखा नहीं किया है, तो ये उस पर नहीं है। और दूसरी बात, इसका विषय चर्चा नहीं। अगर चर्चा रहता तो मणिपुर को लेकर जिस तरह का हंगामा क्रिएट किया, जब माननीय प्रधानमंत्री जवाब देने आए तो उन्होंने खड़े होकर भागने का काम किया, भगोड़े पार्टी का पेश उन्होंने वहां पे प्रस्तुत किया। और जब गृह मंत्री अनुसार जैसा ये फैसला हम करें, तो भैया आपके उंगली पे देश नहीं चलता है, ना आपके उंगली पे हम चलते। आपके सवाल का जवाब जी अध्यक्ष से उन्होंने जवाब दिया। आप अगर वैचारिक तरीके से आएंगे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप कहेंगे तो बैठ तो भैया गांधी परिवार ना समझे, जनता की सरकार है और जनता के कटघरे में हम जीत कर आए और घमंड नहीं है। कहते हैं जो कर्नाटक के बाद हरियाणा में खड़ा होकर जनता को राक्षस कह देना, घमंड उसे कहते हैं हिमाचल जीतने के बाद खड़े होकर भद्दे भद्दे स्टेटमेंट देना। हम उस पार्टियों में से हारते हैं तो भी स्वीकारते हैं, जीतते हैं उत्साहित नहीं होते कि कर्तव्य पथ पे जो मिले ये भी सही वो भी सही, तो चलने वाले
लोग हमें, तो हमें घमंड नहीं है। घमंड उन लोगों को है जिनके अंदर यह विश्वास हो चुका था कि हम सत्ता से दूर हो ही नहीं सकते, हमारा परिवार तो राजा परिवार है, कैसे हटा सकता है। घमंड उनके अंदर है कि वो इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन। सौरभ जी अभी मेरा ख्याल के जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सौरभ जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सौरभ जी नहीं है। अच्छा कलीमुल हफीज साहब, एक और सवाल जो है यहां पर वो आता है और वो बार बार यही है कि जिस तरीके से एक ये जो हमने देखा है पार्लियामेंट के अंदर भी और आज जंतर मंतर पर, वो जो विपक्षी एकजुटता है वो बहुत मजबूती के साथ नजर आई है। कहीं ये एक स्ट्रेटजी तो नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का हर एक कदम वो चुनाव की तरफ होता है, वो देखती है कि किस तरीके से ज्यादा सीटें जीती जाएं। ये क्या अगर कुछ देख रहे थे जब हम 5 सूबों के अंदर जो असेंबली इंतखाबात चल रहे थे, थोड़ा बिखराव आ रहा था, मतलब थोड़े ऐसे बयान आ रहे थे, समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं, जो चीफ हैं, उनके बयान आए, अखिलेश यादव के, उधर नीतीश कुमार के बयान आए। ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ थोड़ा सा टूट फूट चल रही है, थोड़ी नाराजगी चल रही है। क्या ये एकजुट करने के लिए अलायंस को, जो इंडिया अलायंस है उसको एकजुट, उन तमाम दलों को एकजुट करने के लिए कहीं ये जद्दोजहद कोई कवायद तो नहीं है, एक नई जान फूंकने की कोशिश तो नहीं है? क्या लगता है आपको? देखिए 3 राज्य हारने के बाद जी कांग्रेस का फॉल डाउन हुआ था, हाँ, लेकिन ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हो सकती है। इससे क्या होगा कि जो इंडिया अलायंस शिथिल पड़ रहा था, कॉम्प्लेक्स सी कंडीशन आ रही, अब उनको ये लग गया कि अगर अपना वजूद बचाना है, यानी अगर अपना वजूद बचाना है तो आपको भागना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ये कि ये एक स्पिरिट आ गई इस इंडिया अलायंस में कि भाई अगर बचना है, क्योंकि जिस तरह से मोदी हुकूमत पे काम करने का तरीका है उसमें कोई भी बचने वाला नहीं। हाँ। दूसरी बात, अचानक नहीं पार्लियामेंट में हमला हो जाता है, जब हमले की बरसी थी तो एक और मुद्दा मिला सरकार के खिलाफ अपोजिशन को। हाँ। उसको जब वो मुद्दा बनाने गए तो फिर उन्होंने, सरकार ने मतलब अहंकार में उनको सबको आउट कर दिया। फिर एक और मुद्दा मिला कि सस्पेंशन हो गया, सस्पेंशन के खिलाफ रहे। अब सस्पेंशन में एक जो मिमिक्री चल रही थी, उस मिमिक्री का बहुत नॉर्मल सी बात है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, और उसे राहुल गांधी क्यों बना रहे थे, लेकिन बीजेपी के जो स्ट्रेटेजिस्ट थे वो यहाँ मात, ठीक है, एक बिल्कुल बेसलेस मुद्दे को मुद्दा बना दिया, और वो भी ऐसा मुद्दा बनाया कि जंतर मंतर पर उसमें प्रदर्शन होने लगा, और वो बीजेपी के नेता बाकायदे कहने लगे कि राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी ने भी कहा भी मेरा के कुछ में सिर्फ वीडियो बना रहा था, बात ये कि मेरे 150 आपने पर वो पर देखिए मैं आपको बताता हूं, जब कहीं कुछ हंगामा होता है ना सड़क के ऊपर या कहीं भी, और जो आसपास लोग खड़े होते हैं, वीडियो बनाते हैं, तमाशा देखते हैं, उनको हम तमाशबीन बोलते हैं, तमाशाई बोलते हैं, ठीक है साहब। तो राहुल गांधी उस रोल में नजर आए उस दिन, और शायद इसी वजह से उनके ऊपर जो है हमले बीजेपी ने शुरू कर दिए, इसलिए उनसे माफी मांगने के लिए कहा। मतलब ये बात तो देखिए, जो बात है वो तो कहनी पड़ेगी ना ईमानदारी से। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो यही चाह रहा हूँ कि बीजेपी लगातार अपोजिशन को हाथ दे रही है, अपोजिशन को मुद्दे उठाने। वो पार्लियामेंट में जो हमला होना एक मुद्दा है, 150 सांसद का निलंबन, आप क्या समझते हैं? डेमोक्रेसी पर हमला है, 1/3 देश की जनता पर अपमान करते हैं 150 सांसद। क्या सरकार की हिम्मत हो सकती है कि देश की 1/3 जनता को अपमान करते? लेकिन वो कर रही है, तो इसको वो जनता में लेके जाए। तीसरे नंबर, ये जो बेसलेस मुद्दा बनाया उन्होंने मिमिक्री का, मिमिक्री एक आर्ट है जिसको हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कवर किया गया है। पर कौन कर रहा है और किसके खिलाफ कर रहा है ये भी तो देखा जाता है ना साहब। विंस्टन चर्चिल से लेकर दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने मिमिक्री की है, और हमारे मोदी तो मास्टर हैं। मोदी जी तो सिर्फ नेताओं की मिमिक्री नहीं करते, मोदी जी किसी की मिमिक्री कर सकते हैं, और कहीं पे नहीं करते हैं। वो तो देश के जो शहीद हैं उनकी भी आधा उतार सकते हैं। और इससे भी आगे चलिए आप, इसी सरकार में जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, एक वो कुणाल कुंद्रा है, कुछ ठीक है, एक वो मध्य प्रदेश का और मिमिक्री आर्टिस्ट है, उसके खिलाफ करा तो जेल में रखा था, ठीक है, बाद ने उसको बरी किया और सरकार को उसमें फजीयत उठानी पड़ी। ठीक है, मैं ठीक है एक ब्रेक के लिए रोकूंगा और फिर मैं वापस यहीं से शुरू करूंगा। और ऋषभ तिवारी जी से भी बहुत सारे सवाल होंगे, जवाब देने पड़ेंगे उनको। जाहिर तौर पर रूलिंग पार्टी है, उन्हीं की पार्टी की हुकूमत है, तो सवाल ज्यादा उसी से होते हैं जो रूलिंग पार्टी होती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
पुराना जमनी तहजीब का निगहबान, मोतियों के शहर से नवाबों की बसाए शहर में पनपती परंपरा, संस्कृति और तहजीब, चार मीनार के दामन से लेकर पवित्र मंदिरों की छांव तले, उसी रियासत तेलंगाना की ताजा खबरें सुनहरा तेलंगाना में। और सुनहरा तेलंगाना लेकर मैं आता हूँ हर शाम 7 बजे। जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा, सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। झीलों की नगरी से लेकर गुलाबी शहर और रेगिस्तान तक, अपराध की दुनिया से लेकर सियासत के मैदान तक, विभिन्न परंपराओं से लेकर दूर दूर के स्मारकों तक, अलग अलग धर्मों से लेकर विभिन्न कलाओं तक, कैसा है राजस्थान। देखिए मेरे साथ मुंसिफ टीवी पर, मारो आपनो राजस्थान गणी खम्मा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं बेबाक मुंसिफ। बात हो रही है अपोजिशन के हंगामे की। लगातार ये हंगामा हो रहा है, पहले संसद में था, अब सड़क पर है। तो किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, क्यों इसके ऊपर इतना जबरदस्त हंगामा हो रहा है, अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही जिद पर क्यों अड़ गई, लगातार इस पर हम बात कर रहे हैं। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कलीमुल हफीज साहब थे और ऋषभ तिवारी हैं, बीजेपी से हैं। कलीमुल हफीज साहब, बहुत सारी अहम बातें हो रही थी ब्रेक में जाने से पहले, और आप बता रहे थे कि किस तरीके से मिमिक्री जो है वो हर कोई कर रहा है और वजीर आजम भी मिमिक्री करते हैं। मगर सवाल मिमिक्री का नहीं है, सवाल है इस मुल्क का, सवाल है सिर्फ सियासत का ही नहीं है, बल्कि जो मैंने पहले भी कहा कि बहुत अहम चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर हुई हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अपोजिशन एक जाल में फंसी है, और वो जाल था, मतलब एक तरीके से कहा जाए 3 क्रिमिनल लॉ जो है वो बिल पास हुए हैं, नया टेलीकम्युनिकेशन का जो है बिल भी आया है, उनसे भी वो मतलब एक तरीके से मैंने पहले ही कहा था कि वो महरूम रह गए उसमें, मतलब बहस करने में, उसके ऊपर सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं वो उस जिद के चलते वो जो पार्लियामेंट के अंदर एक ये आखिरी सेशन था अगर देखा जाए पार्लियामेंट का, इसके बाद कुछ दिन और चलेगा जो है इलेक्शन से पहले, तो बड़ा मुश्किल होगा, उस वक्त भी फिर वही हंगामा होगा। तो मतलब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टीज थी, एक मौका था उसके पास सार्थक बहस करने का, उससे वो चूकी है। देखिए, संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार जी, और सरकार की ये शुरू से वो इवन अपने कैबिनेट के मेंबरान की कंसल्टेशन नहीं लेते। ये मोदी जी का तरीका है, वो जो चाहते हैं वो सिंगल हैंडेडली करते हैं। बहुत कम ऐसे मिनिस्टर हैं जिनसे उनकी राय ली जाती है। फिर उस मंत्रालय की भी जरूरत नहीं है, मंत्रालय का बिल आ रहा है, उस मंत्रालय की भी राय ली जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसने नया प्रेसिडेंट सेट किया है मोदी जी। ये मैं समझता हूँ कि इतना कारगर होगा, तो आने वाले में इसकी रिलेशन होगा, सरकार ने क्या किया था, कैसा किया, तब पता चलेगा। लेकिन जहां तक तजुर्बा ये बताता है कि अगर ऐसा होता कि एक आदमी के पास ही सारी दल होती, तो फिर ये अपोजिशन सिस्टम ही नहीं बनता। तो इसकी जरूरत क्या है? तो अगर हमारे फादर्स ने संसदीय प्रणाली में पक्ष और विपक्ष की भूमिका रखी, उसका मकसद ये है कि बाकायदा हर बिल पर सार्थक बहस हो, बहस के बाद तो जनता को रियल उन मुद्दों पर सरकार की राय बने, सरकार उसको करे। ये पहली सरकार आजादी के साथ भारत जो विपक्ष की सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है, इसीलिए कोई कदम ऐसा, वरना आपने देखा होगा पहले आ रही थी सेशन शुरू पहले वर्क कर वो अपोजिशन पे लेती, बाकायदा
अटल बिहारी जी या एंटनी जी या राज जी जब नेता विपक्ष थे, तो इनको सरकार, मुझे याद है आजाद में संसदीय कार्य मंत्री रहे, तो उनको बाकायदा पूरी एक डेटा डिप्लोमेसी चलती, तो समझाते थे कि कैसे कॉन्फिडेंस देते थे, और बाकायदा बहस होती। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए ठीक है, आप कम से कम क्या सरकार का इस बात के ऊपर तो उसकी पीठ थपथपा सकते हैं कि वो जो लिंचिंग होती थी, लिंचिंग करने वालों के खिलाफ भी एक मतलब सीधे मौत की सजा होगी, तो ये एक बड़ा कदम तो मानेंगे आप? माइनॉरिटी के एंगल से मैं देख रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर जो लिंचिंग हुई है वो माइनॉरिटी के लोगों की हुई है। हालांकि लिंचिंग किसी की भी हो, वो इस मतलब किसी भी अच्छे मुल्क के लिए, किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए मतलब वो कतई ठीक नहीं, किसी भी मुल्क के लिए, मगर ये तो एक मतलब जो है हुकूमत का एक अच्छा कदम मानेंगे, उसको तो कम से कम पीठ थपथपा सकते हैं ना। देखिए, हुकूमत के पास जी। पहले वो सफिशिएंट है, हाँ। लेकिन हुकूमत की नीयत का क्या? आप मुझे बताएं, खुलेआम रामवीर सिंह पुरी ने खुलेआम गाली दी संसद को, संसद में उसका कुछ पेशी भी नहीं हुई, और महुआ मोर्चा में सिर्फ एक लिंक आया साहब की सदस्यता। तो ये जो सरकार की मंशा है काम, और यही मंशा नीचे तक काम, जो एसएचओ लेवल का है, सब लेवल का ऑफिसर है या डीसीपी ऑफिसर है, वो जो सरकार अगर बच्चा के खिलाफ चला जाएगा तो माना जाएगा, वो जाता। तो कानून का कितने स्ट्रिक्ट बना लेंगे, यूपीए ने भी बनाए थे, इन्होंने भी बनाए। जब तक सरकारों की मंशा मान के लिए तो प्रोटेक्शन नहीं होगी, तब तक उस कानून बनाना ना बनाना तो कोई फायदा। उनकी मंशा अगर ठीक, कानून नहीं है तो उनके साथ। ऋषभ तिवारी जी, चूंकि कांग्रेस की तरफ से बोलने वाले जो हमारे साथ प्रियंका पासवान थी, कांग्रेस की तर्जुमान थी, वो शायद कुछ टेक्निकल इशू है, उसकी वजह से कई बार कोशिश की मगर वो बात उनसे नहीं हो पा रही है। अभी एक अहम मुद्दा जो उठाया है कलीमुल हफीज साहब ने कि भाई ठीक है, कानून तो आप बना देते, पहले भी थे कानून, मगर इंप्लीमेंटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकूमतों की नीयत बहुत अहम होती है, और हुकूमतें, सूबाई हुकूमतों का रोल भी बड़ा अहम होता है। तो इंप्लीमेंटेशन जो है वो, अगर मान लिया ये जो लिंचिंग के खिलाफ जो कानून आया है, बड़ा अहम कदम वो माना जा रहा है, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है कि अच्छा हुआ है, मगर क्या इंप्लीमेंट वो होगा? क्योंकि असल बात जो है, असल मसला है वो एक तरीके से नीयत का और इंप्लीमेंटेशन का। तो वो गारंटी मांग रहे हैं एक तरीके से, भाई मोदी गारंटी तो है जीत की कि भाई वो जीत दिला देंगे, मगर वो गारंटी जो कानून बन रहे हैं उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए कितनी गारंटी देते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 2-3 मुद्दे यहाँ पे कहा गया जी। पहला इन्होंने कहा इम्प्लीमेंटेशन कैसे। जब सदन हुआ और लोकसभा के अध्यक्ष, सभा के चेयरपर्सन था, क्या प्ले कार्ड नहीं, एक नियम बनाया, लेकिन नियम थोड़ा कम विपक्ष के साथ। तो ऑब्वियस है ये कोई इस तरह की टाइप के लोग बनाते हैं जो कानून को तोड़ते हैं, उस पर सख्त कार्रवाई हो, और जब सख्त कार्रवाई होती है, हाँ। कुछ लोग संसद जो विपक्ष के हैं इनको पीटने लग जाते हैं, भैया ईडी चले गई, सीबीआई चले गई। पहला विषय। तो इन्होंने महुआ मोर्चा की बात कही कि एक लिंक चला गया। अरे भाई साहब, एक लिंक नहीं क्या, आप लोगों के लिए संसद मिमिक्री का पॉइंट हो सकता है, लेकिन संसद हमारे लिए है। संसद हमारे लिए देश बहुत बड़ा संस्था है, और संसद के चूक पे जब इतना डिबेट करते हैं तो एक वो लिंक नहीं है। देश में कोई अनऑथराइज्ड एक संसद का लिंक होता है, उस पर क्वेश्चन आवर का डिलीवरी कर रहा है, उसे पेश कर रहा है कि बिजनेसमैन के क्वेश्चन हो, तो ये बहुत खिलवाड़ है उसके साथ, उसके सुरक्षा के साथ भी टेक्निकली और फिजिकली आपने जानबूझ करके किया है। आज तो आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन डिजिटली सुरक्षा आप लोगों ने की, मौन साथ बैठे हुए हैं। तो ये केवल एक बड़े दराज व्यक्ति और आपका अनुभव रहा हो, बड़े पढ़े लिखे हैं, तो ज्ञात कर ले। पॉइंट दूसरा कि उसके संदर्भ में अगर आप ले जाएंगे, जनप्रतिनिधि का अपने एरिया आपको पूछना, क्या 0 आवर में हो चाहे स्पेशल मेथड में हो, तो आप बिजनेस डिस्कशन करना चाहिए, आपके क्या डिस्कशन निकलेगा। एक सवाल चाहिए तो 90% के ऊपर अडानी अंबानी वाले भाई साहब आपको उसलिए तो नहीं, जब बंगाल की जनता इसलिए तो नहीं चुना। तो ये विषय, तो इस पे बेचैनी। दूसरा विषय ये मत कीजिए, जो भी कानून बना है इंप्लीमेंट होगा, और इंप्लीमेंट कराएंगे, और जिनको दर्द होगा वो भी आपके चैनल
कलीमुल हफीज साहब, जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे मसलों के ऊपर जो है वो बहसो मुबाहिसा चल रहा था, तो अपनी नाराजगी के चलते हुए जो उनकी डिमांड थी वो डिमांड पूरी नहीं हो रही थी अपोजिशन की, तो वॉक आउट कर रहे थे। और उस वक्त जो है वजीर दाखिला उन्होंने उनको कहा था रुक जाइए वरना जितने हो उतने भी नहीं बचोगे। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो आगामी जो आम इंतखाबात हैं, ये जो कुछ हुआ है अभी, ये पूरा एपिसोड जो हुआ है पार्लियामेंट का, इसका क्या कुछ असर उसके ऊपर पड़ने वाला है? क्या जो वजीर दाखिला कह रहे थे कि भाई रुक जाओ वरना जितने हो उतने भी नहीं बचोगे, तो आपको लगता है कि नफा नुकसान जो है वो, चूंकि जाहिर तौर पर सियासत में जो है वो सर गिने जाते हैं, क्या लगता है इसका असर कुछ क्या देखने को मिलेगा? कुछ आवाज शायद आपकी नहीं आ पा रही हम तक। सॉरी, जी। मैं अनम्यूट। जी अब आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है। तो मेरा वही सवाल था आपसे, मेरा सवाल जो है आप तक पहुंचा होगा कि जी। ये जो कुछ भी एपिसोड हुआ है पिछले कई दिन से ये चल रहा है संसद से सड़क तक, 2024 में आने वाले आम इंतखाबात में क्या कुछ जो है असर पड़ने वाला है? और क्या जो अमित शाह ने ये बात कही थी पार्लियामेंट के अंदर, भाई वॉकआउट मत करो, रुक जाओ वरना इतने भी नहीं रहोगे, कैसे देखते हैं इसको पूरे को? ये जुमला भी गृह मंत्री के अहंकार को दिखाता है जी कि रुक जाओ वरना नहीं बचोगे। और कितना बचेगा ये देश की जनता तय करेगी। हाँ और चुनाव नजदीक है। एक सवाल आपका था, क्या घटनाक्रम का चुनाव पर असर पड़े? जी बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि ये भी घटना है, जितना ये सरकार विपक्ष की स्थितियां टाइट करे उतना विपक्ष को एनर्जी मिल रही। विपक्ष का यूनिफिकेशन हो रहा है, जो उनमें थोड़ा टिकाव था इंटेलेक्ट में वो नजदीकी आ रही है। हाँ जो उनमें एनर्जी थी लड़ने की एनर्जी आ रही। और जिस तरीके से इंडिया अलायंस का जो और जो घटक दल उसमें आने की जो घबराहट होनी मीटिंग के लिए आने से थोड़ी बीजेपी। मैं आ रहा हूं, बस सौरभ जी एक सवाल आपसे लूंगा, उसके बाद आप बिल्कुल जा सकते हैं। जी सौरभ जी, ये जो पूरा, मैं वही आपसे भी जानना चाहूंगा, जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या ये पूरा? जी ऋषभ जी, मेरी आवाज तक पहुंच रही है आप तक? जी कृपया। हाँ, मैं वही आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है ये किस तरीके से, मतलब जो है वो जो आम इंतखाबात हैं आने वाले, मतलब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रहा, 3-4 महीने बचे हैं, कैसे उसके ऊपर असर डालेगा? और किस तरीके से जो है वो, मतलब आपको लगता है कि आप और ज़्यादा हमलावर होंगे विपक्ष के ऊपर? देखिए, मैं पॉजिटिविटी के साथ कहूंगा जी, निवेदन करता हूँ चैनल के माध्यम से, ताकि वो अपनी व्यवहार में सुधार। जब बात देश हो तो सरकार के साथ खड़े रहें, जब बात देश की होगी तो हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे, जब बात भारतीय संस्कृति की हो तो आप खड़े रहें। तो हमारी विचार है, लेकिन जब देश के लिए प्रकार हो तो तरीका बदले। जी ने भी कहा, मुझे लगता है देश हित, हम भी संसद नहीं चाहते, लेकिन लोकतंत्र की खुशी बनाना आपका भी काम है, पड़े मेरे काम। धन्यवाद सर, आशा रखें। ठीक है, एक आखिरी सवाल कलीमुल हफीज साहब, मैंने पहले भी यही आपसे जो है वो जाहिर तौर पर 2024 को लेकर के किया था, मगर मेरा अब सवाल ये है कि किस तरीके से ये जो सियासत है ये आगे बढ़ेगी। जाहिर तौर पर वो जो इंडिया अलायंस है वो भी एक तरीके से जो है मजबूती चाह रहा है, अलग अलग मुद्दों को लेकर के आता है, हिंदुत्व भी आ जाता है, सनातन भी आ जाता है, सनातन में भी उलझे। और लोग कह रहे हैं कि जो 5 जो है जो ये इलेक्शन हुए थे 5 सूबों के अंदर असेंबली इलेक्शन, वहां पर सनातन वाला जो मसला था वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, जहनों के अंदर था कि कांग्रेस का उस पर क्या रवैया था। क्या लगता है आपको, कांग्रेस से एक बड़ी गलती या फिर जो सत्ता पक्ष है यानी जो रूलिंग पार्टी है उससे एक बड़ी गलती अभी मौजूदा घटनाक्रम में क्या कुछ हुई है और कैसे उसको सुधारा जा सकता है? देखिए, सरकार तो जिस तरह से उसके तंत्र है, उसे मीडिया है, कॉर्पोरेट लॉबी है और उसका
के घटक दल हैं, तो उनका समाज जो उनका ताना, ये इतना नेटवर्क सरकार का कि सरकार की गलतियों को ये सब कवर अप करता है। जी सरकार की गलतियों को आता नहीं, लेकिन जहां 2024 के का सवाल है, वहां पे 3 से बड़े रहे। पहला मुद्दा आपने कहा कि सदन वाला इशू वाला है। हाँ। दूसरा मुद्दा जिसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा बन रहा है। बेरोजगारी अब वाले टाइम पे वो रिकॉर्ड हाई होने वाली है। ऑलरेडी हमारा डेफिसिट बढ़ा हुआ है, रोजगार निकल नहीं रहे हैं, पता नहीं हो रहा है, ये मुद्दा। और एक और मुद्दा मुझे लगता है जी नॉर्थ एंड साउथ का काफी विजिबल डिवाइड रहे। इस बार हो सकता है कि अगर साउथ में पूरा स्वीप करता हुआ है और नॉर्थ में आके लड़ाई भीषण हो जाए। अब नॉर्थ में 2-3 प्लेयर हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश है जो जहां बैटल ग्राउंड। अब उत्तर प्रदेश में बीएसपी का रोल क्या रहता है, डिपेंड करता है। अगर बीएसपी इंडिया का पार्ट जाती है तो ये लड़ाई बड़ा रोमांचक, मजेदार। अच्छा, एक चीज और है, आपने कहा कि भाई वो बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा हो सकता है। अभी जो रिजल्ट्स आए हैं 5 सूबों के असेंबली इंतखाबात के, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस फुल मेजॉरिटी के साथ, थंबिंग मेजॉरिटी के साथ जो हुकूमतें बनी हैं बीजेपी की, मरकज में जो है वो 10 साल से तकरीबन है बीजेपी की हुकूमत, और बेरोजगारी को लेकर के ही, महंगाई को लेकर के ही लगातार अपोजिशन पार्टीज वो मरकजी हुकूमत पर तंज भी कसती हैं और सवाल भी उठाती हैं और उसके ऊपर हमला भी करती हैं। तो अभी जो असेंबली इंतखाबात के इन 3 सूबों के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो क्या जो बेरोजगारी थी वो सूबाई लेवल पर जो है वो नहीं थी, और जो सूबाई लेवल पर जो वोटिंग हो रही थी, मतलब असेंबली इंतखाबात के लिए जो नौजवान वोटिंग नहीं कर रहे थे, क्या उनके जहनों के अंदर बेरोजगारी नहीं थी, या फिर जो ज्यादा उम्र के लोग थे, जो कमाने वाले हैं, घर बार वाले लोग हैं, क्या उनके जहनों के अंदर जो है वो महंगाई नहीं थी? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी मतलब लार्जली का इशू है और इसे सरकार से। रही बात जो 3 सूबों में जो रिजल्ट आए, वो रिजल्ट लोकल मुद्दे नहीं आए, उसमें कहीं न कहीं केंद्रीय सरकार है, उस सरकार का भी रोल रहा है। यदि पब्लिक ने केंद्र सरकार को रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन जिस तरह के अवार्ड मिलते कि जिसने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीता, केंद्र में हार, पिछली बार कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस हार गई। लेकिन इसके अलावा मैं आप मिसालें देना चाहता हूं कि जब ये 5 इलेक्शन हो रहे थे तो कोई नहीं कह रहा था कि केसीआर इस तरह से हार गई। उन्होंने काम भी अच्छा किया था, उनका कॉन्फिडेंस था और उनकी थी और पैसा था। कोई नहीं कह रहा था छत्तीसगढ़ हार जाएगी, क्योंकि वहां पे भी सिचुएशन थी। इसी तरीके से आप नहीं कह रहा है कि मोदी जी हार जाएंगे, लेकिन चुनाव होता है। जब आप चुनाव चाहते हो, जनता चाहते हो, तो जनता क्या उस करेगी, ये उस वक्त क्या होता है। हाँ, ये कि अब तक बीजेपी की जो हालत है वो मजबूत नजर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उन तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और आपका भी दिल से शुक्रिया कि आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ और तमाम अहम मुद्दों पर बात की, तमाम अहम सवालों के जवाब आपने दिए। और तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करूंगा। जाहिर तौर पर कुछ ग्लिचेस थे, कुछ इश्यूज थे, टेक्निकल इश्यूज थे, मगर उसके बाद भी आपने लगातार हमारा ये प्रोग्राम देखा। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।